हेलो एवरीवन। तो अब तक हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो टॉपिक पढ़ चुके हैं। पहला पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और सेकंड पॉइंट क्या पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेकिन आज हम लोग पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इफ द पॉइंट इज एनीवेयर, मतलब पॉइंट कहीं भी हो सकता है। तो इस बार हम लोग पॉइंट को न तो एक्सिस पर लेंगे और न ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लेंगे। इन दोनों स्पेशल केसेस के अलावा कहीं और लेंगे और हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए आप लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं। हम लोग सबसे पहले यहां इलेक्ट्रिक डाइपोल ले रहे हैं हम लोगों को। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस स्मॉल क्यू और एक पॉइंट चार्ज यहां लेंगे हम लोग। और यहां पर प्लस स्मॉल क्यू। तो एक होगा माइनस स्मॉल क्यू और सेकंड प्लस स्मॉल क्यू। ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। और यहां पर डाइपोल का सेंटर ओ, यहां स्मॉल ए और फिर यहां से ये हो गया पी वेक्टर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और जिस पॉइंट पर हम लोगों को अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है वह पॉइंट हम लोग ले रहे हैं अभी ये O और यहां हो गया M। O M लाइन है और O M लाइन पर यहां M पॉइंट है O से R डिस्टेंस पर, और इसी पॉइंट पर बताना है हम लोगों को पूरे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना के बराबर होगा। तो आइए देखिए हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे। ध्यान देंगे आप लोग। इस टॉपिक के पहले हम लोग दो टॉपिक पढ़ चुके हैं। यहां हम लोग क्या कर रहे थे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेते थे प्लस स्मॉल क्यू, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन किए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे आया था, जो डायरेक्शन पी वेक्टर का वही डायरेक्शन ई वेक्टर का। कहां ऐसा होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट हो, फील्ड निकालना हो तब। तो यहां ध्यान देना है पी वेक्टर ई वेक्टर सेम डायरेक्शन में, और यहां पर ई का वैल्यू हो रहा था 1/4πε0 इंटू 2p/r³। देखिए यहां इस फॉर्मूला में इलेक्ट्रिक चार्ज कहीं नहीं आया है। क्या आया है, यहां आया है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जब भी हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना होगा तो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को कंसीडर नहीं करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का कैलकुलेशन। यहां पर मोमेंट को हम लोग कंसीडर करेंगे। और ठीक इसी तरह से एक पॉइंट इलेक्ट्रिक डाइपोल ये हो गया, और यहां से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर एक पॉइंट है M,
लेकिन यहां फील्ड का डायरेक्शन जो आया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट आया था, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हुआ था 1/4πε0 इंटू P/r क्यूब। इस फॉर्मूला में भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का चार्ज शामिल नहीं हुआ। यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल का चार्ज नहीं है, क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है तो हम लोग को इलेक्ट्रिक डाइपोल को कंसीडर करना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को कंसीडर करना होगा। समझ में आ गया इतना? एक और बात ध्यान देना है, ये दोनों फॉर्मूला तब अप्लीकेबल है जब R वेरी मच ग्रेटर देन 2a हो। और एक बात, एक्सिस हम लोग तो पहले पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों पॉइंट चार्ज से जो लाइन पास करेगा इट इज नोन एज एक्सिस। अब देखिए वो तो सही है, लेकिन यहां भी ध्यान देना है, जिस लाइन पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो वही एक्सिस होता है, और जिस लाइन के जो लाइन एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और इलेक्ट्रिक डाइपोल को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करे। ऐसे भी कह सकते हैं कि जो लाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर हो उसको हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अब हम लोग को ये फॉर्मूला मालूम है, हम लोग यहां इतना समझ गए हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है डाइपोल मोमेंट के कारण होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है इसे हम लोग क्या करेंगे, दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। उसके पहले हम मान लेते हैं कि जो OM लाइन है P वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है कितना, थीटा। अब P वेक्टर को दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट कंपोनेंट किधर करेंगे, जिस लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फर्स्ट कंपोनेंट उस लाइन के अलोंग करेंगे, और ये हो जाएगा, इसे डिनोट करेंगे हम P पैरेलल के द्वारा, और ये हो जाएगा P cos थीटा। P cos थीटा, P वेक्टर का कंपोनेंट जिस डायरेक्शन में लेना है एंगल उसी से बन रहा है, तो यहां कंपोनेंट हो जाएगा P cos थीटा, और एक कंपोनेंट और लेंगे OM लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे। तो इधर अगर P cos थीटा है तो ये P परपेंडिकुलर के द्वारा इसे डिनोट करेंगे, और ये हो जाएगा P sin थीटा, P sin थीटा। एक बात यहां ध्यान देना है, अब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के P वेक्टर को अब कंसीडर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि P वेक्टर दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गया, एक P cos थीटा और एक P sin थीटा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का कंपोनेंट भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। तो देखिए हमारे पास दो दो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गए। ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो कहां है, OM लाइन पे। तो जिस लाइन पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए वो लाइन एक्सिस हो जाएगा। तो P cos थीटा के लिए OM लाइन एक्सिस का काम करेगा। तो इस P cos थीटा के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक्सिस वाले फॉर्मूला से फाइंड करेंगे, और किधर होगा, P वेक्टर के P cos थीटा के डायरेक्शन में ऐसे, ये हो जाएगा E पैरेलल। और देखिए एक है P sin थीटा, तो P sin थीटा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसके परपेंडिकुलर में लाइन है OM। तो इस कंडीशन में P sin थीटा के लिए OM लाइन क्या काम करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करेगा। तो इसके कारण परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो P वेक्टर के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होगा ऐसे। ये हो जाएगा P, यहां पर P sin थीटा के कारण फील्ड जो होगा E परपेंडिकुलर। और अब हम क्या करेंगे, अब दोनों फील्ड को ऐड करेंगे वेक्टर के मेथड से।
दोनों वेक्टर का टेल एक जगह है, यहाँ कौन सा रूल लगेगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहां से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहां से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर एक पैरेललोग्राम जो बना इसका वह डायगोनल जो दोनों वेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेगा, यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ई वेक्टर हो जाएगा। और यही ई वेक्टर का कैलकुलेशन हम लोगों को करना है। कैसे करेंगे, देखिए यहां थीटा क्या है, पी वेक्टर और ओ एम लाइन के बीच का एंगल है, आर क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से एम पॉइंट जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है उसका डिस्टेंस है। अब देखिए पी पैरेलल के कारण, इसके कारण फील्ड कौन है, ये फॉर्मूला कौन लगेगा, एक्सिस वाला। तो यहां पर सबसे पहले हम लोगों को फाइंड करना है ई पैरेलल, एक्सिस वाला फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पी की जगह पर पी पैरेलल अपॉन आर क्यूब। कब होगा ऐसा, इफ आर इज वेरी मच ग्रेटर देन 2a, और इस कंडीशन में ई पैरेलल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। क्लियर हुआ। और उसी तरह से ई परपेंडिकुलर बताएंगे किसके कारण है, पी परपेंडिकुलर के कारण, पी साइन थीटा के कारण। तो इसके कारण जब यहां फील्ड निकालेंगे ई परपेंडिकुलर, फॉर्मूला कौन लाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला, और ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी परपेंडिकुलर अपॉन आर क्यूब। और ये भी कब होगा, इफ आर इज वेरी मच ग्रेटर देन 2a। और यहां सॉल्यूशन करेंगे, आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। तो ई पैरेलल निकल गया, ई परपेंडिकुलर निकल गया। अब हम लोग को निकालना है ई वेक्टर। यहां आप ध्यान दीजिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस के द्वारा ई वेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया है। तो हम लोग को तो ई वेक्टर का कैलकुलेशन करना है ना, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालिएगा, ई वेक्टर, अगर वेक्टर को लाइन सेगमेंट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो लाइन सेगमेंट का क्या लेंगे, लेंथ लेंगे, तो ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो हम लोग को ये लेंथ फाइंड करना है, मतलब हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहां लिखना होगा मॉड ऑफ ई वेक्टर, ये क्या है, पूरे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पॉइंट एम पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहां हो जाएगा स्क्वायर रूट ई पैरेलल स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर स्क्वायर। और अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू ई पैरेलल का और ई परपेंडिकुलर का यहां रखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो ई वेक्टर का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे जल्दी से लिख सकते हैं, लिख लीजिए। इसके बाद हम इसे सॉल्व करने के लिए आगे मिटाएंगे अभी यहां। तो अब इसके बाद जो है यहां वैल्यू रखेंगे हम लोग, मॉड ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू स्क्वायर रूट। देखिए अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं ई पैरेलल का वैल्यू पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू 2p cos थीटा अपॉन आर क्यूब इतना का होल स्क्वायर प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू p साइन थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर, फिर यहां मॉड ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू, अब यहां देखिए यहां पर कॉमन ले सकते हैं, जो कॉमन लेंगे पहले हम लोग, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर यहां से मॉड ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू क्या करेंगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर क्यूब, इसे हम लोग बाहर करेंगे, और फिर यहां स्क्वायर रूट देखिए 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर क्या होगा, मॉड ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर क्यूब इंटू स्क्वायर रूट, देखिए क्या होगा, यहां से माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, यहां दोनों को, यहां 4 कॉस स्क्वायर थीटा में से यहां कॉस स्क्वायर थीटा को जब घटाएंगे तो क्या होगा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ये फाइनल आपका रिजल्ट हुआ। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना हो और वह पॉइंट कहीं भी अगर रहे तो क्या होता है वैल्यू, मॉड ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर क्यूब इंटू 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, और यहां भी होगा सेम रिजल्ट, mod of E vector is inversely proportional to R cube। और अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे डायरेक्शन, डायरेक्शन का वैल्यू क्या होगा, मतलब डायरेक्शन कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, किसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप लोग इसे लिख सकते हैं। तो अब हम लोग को फाइंड करना है ई वेक्टर का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और देखिए कैसे फाइंड करेंगे। इस टॉपिक के पहले जो 2 टॉपिक पढ़ाए हैं आप लोग ध्यान देंगे, दोनों टॉपिक में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो बताया गया है वो किसके रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के रिस्पेक्ट में। जैसे एक्सिस पर फील्ड का डायरेक्शन क्या बताया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के समान। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर क्या बताया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के अपोजिट। और उसी तरह से अभी यहां भी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के रिस्पेक्ट में ई वेक्टर का डायरेक्शन बताएंगे, लेकिन इसके पहले क्या करेंगे कि जो ओएम लाइन है ना, ये इस लाइन से ई वेक्टर जितना एंगल बनाएगा पहले इस एंगल का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, और ये एंगल मान लेते हैं अल्फा। तो यहां पर देखिए tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये इसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E परपेंडिकुलर अपॉन E पैरेलल, और फिर यहां से मॉड tan अल्फा इक्वल टू
यहां होगा ई परपेंडिकुलर का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं ना, और कितना फाइंड किए हैं, 1/4πε0 इंटू पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, और ई पैरेलल का वैल्यू है 1/4πε0 इंटू 2p cos थीटा अपॉन आर क्यूब। तो देखिए यहां क्या होगा, 1/4πε0 कैंसिल, आर क्यूब कैंसिल, p और p कैंसिल, और तब यहां होगा tan अल्फा इक्वल टू, देखते जाइए आप लोग, 1/2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या होगा tan थीटा। तो ये हो गया tan अल्फा का वैल्यू, और यहां से अगर फाइंड करते हैं हम अल्फा, तो अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। अब हम लोग ई वेक्टर का डायरेक्शन बताएंगे, तो आप लोग कहेंगे अभी तो बताए थे आप कि ई वेक्टर का डायरेक्शन बताना है तो पी वेक्टर के रिस्पेक्ट में बताना है। तो देखिए क्या करेंगे, पी वेक्टर का डायरेक्शन इधर है ना, पी वेक्टर के पैरेलल यहां है, ई वेक्टर का जो टेल है यहां एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, लाइन केवल ड्रॉ किए हैं डायरेक्शन बताने के लिए, ऐसे इस लाइन का कोई महत्व नहीं है, तो केवल डायरेक्शन बताने के लिए यहां लाइन पी वेक्टर के पैरेलल ड्रॉ किया गया है। तो देखिए आप लोग यहां पर दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे अगर, तो अल्टर यहां पर देखना है ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो ये थीटा, तो यहां भी एंगल कितना बनना चाहिए, थीटा बनना चाहिए। तो देख लीजिए पी वेक्टर का डायरेक्शन ये है, पी वेक्टर के डायरेक्शन से ई वेक्टर टोटल कितना एंगल बनाएगा, थीटा प्लस अल्फा। तो यहां पर लिखना होगा now the direction of E vector equal to at an angle, कितना एंगल, थीटा प्लस अल्फा। थीटा प्लस अल्फा कहां से, विथ द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर, मतलब पी वेक्टर के डायरेक्शन से थीटा प्लस अल्फा एंगल पर ई वेक्टर का डायरेक्शन होगा, वेयर अल्फा क्या है, tan इनवर्स 1/2 इंटू tan थीटा, और थीटा क्या था बताए हुए हैं पहले, थीटा जो है पी वेक्टर और ओ एम लाइन के बीच का एंगल है। तो आज इतना ही रहने देते हैं हम लोग।